ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड में हम ये कर रहे थे कि हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हर स्मॉलर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन आ जाए हमारे पास से। ठीक है जी। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नली चीजें एक ही जैसी हैं, इंटरनली उनके आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि अगर हम एक क्लास के, आपकी क्लास के क्लस्टर बनाते हैं, मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होने पे दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे लिए हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नली हम होमोजेनियस है, हमारे लिए दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। अब इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर देंगे थ्रू सैम्पलिंग मेथड, या तो मेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे या फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब मेल स्टूडेंट्स में फर्दर उनके इंटरनली हेटेरोजेनस एज वाइज क्या है, हाइट वाइज क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज क्या है, आईक्यू लेवल के हिसाब से क्या है, या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है जी शुएब। जी सर, समझ में आ गया, थैंक यू। अच्छा जी, देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हम उस सैंपल को कह रहे हैं कि अगर 20 का सैंपल साइज हमारे पास निकल के आया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से उनको हम पहुंचेंगे, यानी कि वो 20 नंबर्स होंगे जिनको कि हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जो सबसे पहले अवेलेबल होंगे, जिनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल। ठीक है। नाउ लेट से कि अगर हम एक फार्मेसी आउटलेट पे जाके और वॉक इन कस्टमर्स का डेटा हमने लेना है, तो नॉन कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग होगी उसमें से हमारे पास निकल के आ रहा है जी एवरी 20th कस्टमर, जो हर 20वां कस्टमर आ रहा होगा उसमें से हमने लेना है। ठीक, हर 20वां कस्टमर लेकर हम टोटल, हमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, या सुबह 8 से लेकर रात के 12 बज जाए, हमें हर 20वें कस्टमर को लेना है, यहाँ तक के कि हमारे पास टोटल जो सैंपल है हमारा वो कंप्लीट हो जाए। ये नॉन कन्वीनियंस पे चला जाएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होगा कि जब हमारे पास 20 का सैंपल साइज आ गया, तो अब हमने ये कहा कि जी मैं सुबह 8 बजे फार्मेसी पे जाऊंगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो पहले मुझे 20 मिल जाएंगे और जो डेटा देने पे एग्री करेंगे उनसे मैं डेटा ले लूंगा। ठीक, प्रोवाइडेड विद द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने सेट कर रखे हैं, लेट्स से कि एडल्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए या मेल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये चीज़ों पे बेस करते हुए, तो जो आसानी से एक्सेस जिस तक हो सकती हो उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रिसर्चर की आसानी के लिए। अच्छा, जजमेंटल सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें कि रिसर्चर अपनी जजमेंट की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपनी नॉलेज की बेस पर किसी सैम्पलिंग यूनिट को, सैंपल यूनिट को सैंपल में शामिल करता है। ठीक जी, लेट से कि अगर एक फिजिशियन है और फिजिशियन सैम्पलिंग मेथड में इन्वॉल्व है, तो बाकी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर वो कहीं ये समझता है कि जी ये पेशेंट रिसर्च में नहीं जाना चाहिए, इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि शायद ये टॉलरेट ना कर सके, या ये एज ग्रुप में तो आ रहा है लेकिन ये इतने अपर एज ग्रुप में जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीक है, फॉलो अप नहीं दे सकेगा, कंटिन्यूस विजिट नहीं कर सकेगा क्लिनिक को, इस वजह से इसको नहीं जाना चाहिए सर। ठीक जी। या अगर मैं ये कहूँ कि जी मैंने रिसर्च करनी है और ये फीडबैक लेना है क्लास से कि जी इंटरएक्टिव सेशंस के बारे में फीडबैक लेना है, अब उसके लिए मेरे पास पॉपुलेशन है पूरी क्लास, फाइनल ईयर मॉर्निंग सेशन की कंप्लीट क्लास। ठीक है जी। लेकिन आई वुड मेक श्योर कि उसमें से ऐसा स्टूडेंट सैंपल में जा सके जो कि इंटरएक्टिव सेशन अटेंड भी करता है। अब जो, अगर मैं जानता हूं कि जी ये 20 स्टूडेंट इंटरएक्टिव सेशन अटेंड ही नहीं करते, तो उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी उसको, जो मेरा मकसद है वो हासिल ही उससे नहीं होगा। ठीक जी। तो कन्वीनियंस और जजमेंटल में ये डिफरेंस है कि जजमेंटल में रिसर्चर एज अ फिल्टर काम करता है, एज अ फिल्टर काम कर रहा होता है, और किसी सैंपल को वहां से रिटर्न भी कर सकता है कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, जबकि कन्वीनियंस में जो आसानी से मिल जाए वो उसमें भी हो जाता है। अच्छा जी, देन कोटा सैम्पलिंग, जब किसी पॉपुलेशन में किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसका कोटा बना दिया जाए। ठीक है, लेट से कि जी हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि जिनके पास 20+ इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, या ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेटिंग्स में प्रैक्टिस करते हैं, या किसी भी तरह का एक कोटा लगा दिया जाए और उस कोटा में से जो है वो सैंपल लिया जाए, डेट इज कॉल्ड कोटा सैंपल। ठीक है जी, क्लियर सैंपलिंग तक की बात। जी भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर। नो सर। ठीक है जी। देन डेटा कलेक्शन और डेटा सोर्सेस में डेटा हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की हम प्रीवियस सेशंस में हम बात कर चुके हैं कि प्राइमरी वो रिसर्च या वो डेटा होता है जो कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम होता है उसको आंसर करता है, जबकि सेकेंडरी में वो डेटा वो रिसर्च जो कि कहीं और पर कंडक्ट होती है और उसकी डेटा की बेस पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी, ये दो टाइप्स हो गए डेटा की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन डेटा सोर्सेस हमारे पास कौन सी हैं जी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स की मदद से जनरेट करती है, अपनी इंटरनल रिसर्च की बेस पर जनरेट करती है, और एक्सटर्नल जो कि बाहर से डेटा आता है। अब इस पे आपकी जो मैंने चैप्टर आपके LMS पे शेयर किया है उसके पेज नंबर 83 से ऑनवर्ड ये एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल और एक्सटर्नल की सारी एग्जाम्पल्स उसमें बता रखी है, तो उस पे आपने जो है वो एक नज़र डालनी है लाजमी। ठीक है, उससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। इंटरनल और एक्सटर्नल में इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और एक्सटर्नल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, साइंटिफिक मैगजीन्स, कॉन्फ्रेंस डेटा वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं, और इसको फर्दर फिर आप इस रेफरेंस पे देख लीजिएगा। अब जो हम डेटा कलेक्शन जो होगी हमारी, डेटा कलेक्शन मार्केटिंग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर सर्वे बेस्ड रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है एंड एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से भी मीन, क्योंकि इसके बारे में फर्दर मेरे पास डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में नहीं है और इवनिंग वालों ने ये मिस कर दिया, मुझे उनको बताना ये याद नहीं रहा, अब शायद पता नहीं उनको बता पाएंगे या नहीं, अगर किसी ने पूछा जाके तो ऑब्वियसली उनको पता चलेगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इस तरह से कि आप जब खुद से कोई ऑब्जर्व करके और डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। नॉलेज से कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने फार्मासिस्ट के ऊपर जो है वो उनको उनके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एविनेक प्रोडक्ट है एबट लेबोरेटरीज की, उन्होंने फार्मासिस्ट पे और केमिस्ट पर एक्टिविटीज़ की, उनके लिए एजुकेशनल सेमिनार्स जो है कंडक्ट कराए। पर्पस ये था कि जो पेशेंट कस्टमर जो फार्मेसी पे विजिट करे और OTC प्रोडक्ट मांगे वेनाइटिस के लिए, एलर्जी के लिए, उसको फार्मासिस्ट कौन सी प्रोडक्ट देगा और अगर एविनेक देगा तो क्यों देगा और क्या क्या बातें उसको बताएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो देगा। मेन पर्पस है जी एबट की एविनेक प्रोडक्ट का प्रमोशन। अब कंपनी के जो लोग हैं वो इस तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वो विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन रैंडमली जिन जिन फार्मासिस्ट पर उन्होंने वर्कआउट किया है उनको विजिट करें एज अ पेशेंट या एज अ कस्टमर। ठीक है, कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसे फील्ड में घूमता घूमता आपकी फार्मेसी पे आए और आपसे कहे कि जी मुझे तो वेनाइटिस का मसला हो रहा है, आप बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। अब आप उसको जो प्रोडक्ट बता रहे हैं और जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर वो डेटा बना के कंपनी को देगा कि जी इसने मुझे एविनेक ही ऑफर की थी और एविनेक के मुझे ये एडवांटेजेस बताए थे और ये साइड इफेक्ट्स इसने मुझे बताए थे। इसी तरह से अगर आपने सुपर स्टोर पे अपने कोई बिल्कुल बैक साइड का सेशन है, वहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन में आता है कि कस्टमर कितना फ्लो कर रहा है, एक दबा हुआ जो बिल्कुल छुपा हुआ जो सेशन होता है वहां पर किस तरह से उसका फ्लो हो रहा है कस्टमर का। अगर वहां पर आपने किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन लगाई है, कोई इम्प्रूवमेंट वहां पर की है, तो आप ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं कि जी लास्ट वीक कितना कस्टमर वहां पे नजर आ रहा है, तो आप कितना नजर आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पे चला गया।
एक्सपेरिमेंटेशन पे जब आपने कोई काम किया, लेट से कि आपने मीडिया चैनल्स पे आपने डिसाइड किया कि जी हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से हट के हमें 100% अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पे डालने से क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। सोशल मीडिया से आपने डिसाइड किया कि जी हम 90% अपनी कैंपेन्स जो है वो सिर्फ यूट्यूब पर रखेंगे, बाकी 10% जो है वो फेसबुक पे और ट्विटर वगैरह पर रखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या रिजल्ट आया, दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है जी। देन सर्वे। सर्वे अमूमन जो है वो हम क्वेश्चनर की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चनर मौजूद होता है। ये क्वेश्चनर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेड होता है, फोकस ग्रुप्स के थ्रू हो रहा होता है या ऑनलाइन के थ्रू होता है। डिफरेंट इसके प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है। एडवांटेज हमारे पास ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन रिसर्चर को भी मिलती है और एक ही स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस तमाम जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं हमारे सैंपल के उन तक एक ही फॉर्म में और एक ही तरीके से ये क्वेश्चंस पहुंचते हैं। तो क्वेश्चनर आपके लिए यकीनन कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना जी। एक इसमें चीज हमारे पास होती है क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनर, कितनी सिमिलरिटी आएगी आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करने के लिए। अब इसका तरीका ये होता है कि लेट से कि मैं आपसे एक क्वेश्चनर फिल करा रहा हूँ और आपकी जो क्लास है उसमें से सैंपल साइज मेरा बनता है 40 में से पहले मैं 5 to 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लूँगा और उनसे क्वेश्चनर फिल कराऊंगा। ठीक, आज मैंने फिल करा लिया उनसे क्वेश्चनर। उन्हीं स्टूडेंट से एक स्पेसिफिक टाइम गैप देने के बाद, लेट से कि 7 डेज या 10 डेज, यूजुअली ये 7 से 14 डेज तक का गैप होता है अमूमन। तो 7 डेज के बाद उन्हीं स्टूडेंट्स को से मैं दोबारा ये क्वेश्चनर फिल कराऊंगा। ठीक है। अब एक ही क्वेश्चंस एक ही स्टूडेंट से जब 2 मरतबा मेरे पास क्वेश्चनर फिल होके आएगा तो मैं उसका सिमिलरिटी लेवल चेक करूंगा SPSS पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के या किसी और तरीके से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के उसका सिमिलरिटी लेवल चेक करूंगा कि कितनी सिमिलरिटी आ रही है। ठीक है जी। इसका कापा लेवल, आई थिंक ये रिलायबिलिटी इसका कापा टेस्ट कहलाता है और ये होना चाहिए 0.85 से अबव कापा टेस्ट। ठीक है, ये हो गई वेरिएबिलिटी। देन वैलिडिटी। वैलिडिटी जो क्वेश्चनर आप बनाते हैं एज अ रिसर्चर और उनकी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एकेडमिक लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसको वैलिडेट कराते हैं फील्ड के एक्सपर्ट से और एकेडमिक एक्सपर्ट से। फील्ड के एक्सपर्ट से भी मीन के लेट से कि अगर आपका क्वेश्चनर टारगेट कर रहा है एंडोक्राइनोलॉजी के पेशेंट्स को, तो जो एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के जो फील्ड एक्सपर्ट्स फिजिशियंस हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो उसको वैलिडेट करेंगे कि जी आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं और आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उनकी वर्डिंग ठीक है, आपने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हैं वो मीट करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। वो अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने कमेंट्स उस पर देते हैं कि जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये वर्ड नहीं होना चाहिए, या ये सवाल आपने जिस तरह से पूछा है ये सवाल इस तरह से नहीं आपको पूछना चाहिए, ये वर्ड्स होने चाहिए, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, या ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये सवाल आपको डाल देना, इंक्लूड कर देना चाहिए। ये दो फील्ड एक्सपर्ट और एकेडमिक एक्सपर्ट से उसको वैलिडेट कराया जाता है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, एडवांटेजेस सर्विस की क्या है। अब हम थोड़ा सा तेज चलते हैं ताकि आज के दिन में मार्केटिंग रिसर्च को हम कंप्लीट कर लें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी। तो एडवांटेजेस सर्विस के ये हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन है। आपने एक फॉर्मेट यहाँ पे देख लिया है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ही क्वेश्चंस जो है वो सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं। एडमिनिस्टर करना इजी है क्योंकि एक फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है, एक पेपर आपके पास मौजूद है, वही क्वेश्चंस आपने एडमिनिस्टर करने हैं, उन्हीं के अगेंस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आनी है। अच्छा जी, इन डेप्थ एनालिसिस पॉसिबल हो सकता है सर्विस के थ्रू, ऑल्दो इट इज नॉट एज गुड एज
इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ पर कि फोकस ग्रुप्स बना के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। अच्छा जी, 1 सेकेंड, इजी टू एनालाइज है और सब ग्रुप डिफरेंसेस भी फर्दर उसमें से निकल के आ सकते हैं कि लेट से कि एक क्वेश्चन में जब आपका जो टारगेट क्वेश्चंस थे इंफॉर्मेशन के, उसके साथ साथ आपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर ली कि जी एजुकेशन कितनी है, जॉब कौन सी है, सोशो इकोनॉमिक लेवल पे किस रेंज में इनकम है, मंथली इनकम या फैमिली इनकम, ठीक है जी, जॉब नेचर क्या है, रेजिडेंस किस तरह की है, रूरल एरियाज का है, अर्बन एरियाज का है, उसकी बेसिस पे फिर फर्दर सब ग्रुप से रिलेटेड डिफरेंसेस सामने आ सकते हैं कि जी अगर जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, जो लेस क्वालिफाइड रिस्पोंडेंट्स थे उनमें क्या डिफरेंस आ रहा था। ठीक जी, ये एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो डेटा हम गैदर कर सकते हैं सर्वे बेस्ड, क्वेश्चनियर बेस्ड, सर्वे बेस्ड, इन होम इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं। लेट से कि डायबिटीज के पेशेंट्स आपकी कम्युनिटी के, आपके टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से जो सैंपल आपके पास आपने किसी भी मेथड के थ्रू निकाला है, ऐसे पेशेंट्स को उनके घरों पे आप एक्सेस करके उनसे वो सर्वे फिल करा सकते हैं। माल इंटरसेप्ट इंटरव्यू, जैसा कि हमने फार्मेसी की कुछ देर पहले एग्जांपल दी थी कि इम्तियाज में जो फार्मेसी है वहाँ पर जितने वॉक इन कस्टमर्स आ रहे हैं, जो शॉपर्स आ रहे हैं, उनसे इंटरव्यू उस पॉइंट पे खड़े होकर उनको एक्सेस करके किया जा सकता है। इन ऑफिस इंटरव्यूज यानी कि क्लिनिक में बुला के, अगर जनरल मार्केटिंग है तो ये इन ऑफिस कहलाएगा, अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्ट हो रहा है तो वो इन क्लिनिक इंटरव्यू कहलाएगा। ठीक है जी, पेशेंट्स को एक गिवन स्पेसिफाइड टाइम पे क्लिनिक पे बुला के और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना। टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट करना, आपके पास जो सैंपल फ्रेम निकल के आएगा, सैंपल फ्रेम में हमारे पास उनके कांटेक्ट नंबर्स भी होंगे, ईमेल्स वगैरह भी होंगे, तो उन फोन नंबर्स के थ्रू हम कॉल करके और उनसे टाइम लेके और सवाल उनको फोन पे बता के जो वो जवाब देंगे या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो फिल करना। अच्छा जी, ऑटोमेटेड इंटरव्यू यानी कि जिसमें कि कंप्यूटर इन्वॉल्व हो। ठीक जी, हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं CATI जो हमने देखा था, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज, उसमें हम ये समझ चुके हैं, उसी को यहाँ पे हम कह रहे हैं फुली ऑटोमेटेड इंटरव्यू। ऑनलाइन सर्वे में जब जैसे कि सर्वे मंकी पे या गूगल सर्विस पे क्वेश्चनर बना के और उनके लिंक्स जो है वो आप अपने रिस्पोंडेंट्स को जो सैंपल फ्रेम है हमारे पास और उसमें से जो सैंपल निकला है उनको भेज के वो ऑनलाइन उसको फिल कर देंगे। ग्रुप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे से वी मीन कि आपने जैसे यहाँ पर इन क्लिनिक पेशेंट्स आए थे तो इन क्लिनिक पेशेंट्स का सबको एक साथ बुला के एक ग्रुप की फॉर्म में, जैसे कि आपकी एक क्लास है, एक क्लास को एक ही वक्त में अगर कोई क्वेश्चनर दे दिया जाए तो वो ग्रुप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे बन जाएगा। ड्रॉप ऑफ सर्वे से आपने सर्वे उनके घर पे छोड़ दिया या उनके ऑफिस में जो है ड्रॉप कर दिया और जो गिवन टाइम है 1 दिन 2 दिन के बाद आपने वहां से कलेक्ट कर दिया। मेल सर्वे में आपने थ्रू पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स भेजे, सर्वे भेजे और उनसे आपने ये रिक्वेस्ट की कि उसको फिल करके और आपकी एड्रेस पे वापस भेज दें। तो ये जितने भी तरीके हैं ये सब के सब यूज़ हो रहे होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की या इस इंटरव्यूज ऐसे जो कि मेडिकल रिसर्च के लिए किए जाते हैं, उसमें भी ये सारे तरीके यूज किए जा रहे होते हैं। और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अमूमन पाकिस्तान में कौन सा सर्वे होगा जी? इन ऑफिस इंटरव्यूज होते हैं। अगर हम बात करें कस्टमर की यानी कि फिजिशियंस की, जो फिजिशियंस को एक्सेस किया जा रहा होता है वो इन ऑफिस के थ्रू किया जा रहा होता है ज़्यादातर, और पेशेंट्स को भी इन ऑफिस मोस्टली केसेस में किया जाता है। ठीक जी, बाकी डिस्क्रिप्शन आप रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ से। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो नेक्स्ट सेशन में मुझसे या आप मालूम कर दीजिए। हम चूँकि थोड़ा तेज़ चलना चाह रहे हैं क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना है मार्केटिंग रिसर्च को, ताकि नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, तो डेटा कलेक्शन ट्रेंड्स जो हमारे पास एक जनरल पिक्चर आ रही है डेटा कलेक्शन ट्रेंड्स की, उसमें ऑनलाइन सर्वेस
जो है वो टॉप पर हैं, ज़्यादातर रिसर्च में ऑनलाइन सर्विस अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू का है। ठीक है जी, देन पेपर बेस्ड इंटरव्यूज आ रहे हैं और पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यूज जो है उसमें आ रहे हैं। एकेडमिक लेवल पे भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, लेकिन वंस अगेन जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है जिसमें हमारी पॉपुलेशन अगर हमारा कस्टमर है यानी कि फिजिशियन प्रिस्क्राइबर, तो उसमें हम ऑनलाइन नहीं जा रहे होते, पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यूज की तरफ या पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड सर्विस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो सर्वे में एक तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ है हमारे पास परसेप्चुअल मैप। इसके अलावा भी जो 2-3 चीज़ें हैं वो जो मैंने आपको रेफरेंस बताया है चैप्टर LMS पे अटैच किया है, उसके पेज नंबर 83 से ऑनवर्ड्स 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, 1 से 2 पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो सर्वे में एक हमने क्वेश्चनर देख लिया और दूसरी हमारे पास चीज़ होती है परसेप्चुअल मैप। परसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जबकि हम प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन हासिल करना चाहते हो किसी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट में। जैसे कि हमारे पास ये ब्रांड A, B, C, D और हमारा अपना ब्रांड है, लेट से हम इसको कहते हैं कि ये हमारा ब्रांड ही है। ठीक जी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रियस, और दूसरा है टेस्ट ब्रांड का। तो ब्रांड ए जो है, ब्रांड ए को रेस्पोंडेंट्स ने या कस्टमर्स ने जो परसेप्चुअल मैपिंग की है वो इस जगह पे की है जहाँ पर उसका ज़्यादा टेस्ट है, मोर न्यूट्रिएंट्स हैं और मोर टेस्ट है। ठीक है, जबकि ब्रांड बी और ब्रांड डी मोर टेस्ट है लेकिन लेस न्यूट्रिएंट्स। परसेप्चुअल मैपिंग ये केमिकल एनालिसिस नहीं है बल्कि परसेप्चुअल एनालिसिस है कि कस्टमर्स क्या समझ के कहाँ पे उसको मैप करता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जो ब्रांड सी है उसमें भाई न्यूट्रिएंट्स भी कम है और टेस्ट भी कम है, और जो हमारा ब्रांड है ब्रांड ई, उसकी मैपिंग ये हुई है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन टेस्ट मज़े वाला नहीं है। इसलिए इस तरह का डेटा जब हमारे पास आया तो अब हम क्या वर्कआउट करना चाहेंगे कि जी ये ब्रांड हमारा यहाँ आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ आना चाहिए। एक कैरेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है न्यूट्रिशन का, टेस्ट का भी हमारे पास आना चाहिए ताकि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे परसेप्चुअल मैपिंग में आ जाएं। इसी तरह से अगर हम कहें कि जी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और उसकी हम परसेप्चुअल मैपिंग करा सकते हैं, एफिकेसी, मोर एफिकेसी, लेस एफिकेसी। ठीक है जी, अच्छा जी, लेस प्राइस और मोर प्राइस। ठीक है जी, इसी तरह से एक हम सेफ्टी का रख सकते हैं, एक कन्वीनियंस का रख सकते हैं, एक प्राइस का रख सकते हैं, एक कंप्लायंस का रख सकते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट में डिफरेंट ब्रांड्स की परसेप्चुअल मैप। ठीक है जी, तो ये परसेप्चुअल मैप है हमारे पास टेस्ट वर्सेस न्यूट्रिशनल वैल्यू का। इसी तरह से हम एफिकेसी वर्सेस प्राइस का कर सकते हैं, एफिकेसी वर्सेस सेफ्टी का कर सकते हैं, सेफ्टी वर्सेस प्राइस का कर सकते हैं, प्राइस वर्सेस डोजेज फ्रॉम कन्वीनियंस का कर सकते हैं। तो डिफरेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक मैप के ऊपर। ठीक है जी, इसके अलावा जो 2-3 और चीजें वो आप देख लीजिएगा वहां पर। अच्छा जी, देन डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में हम अभी इस लेवल पर सिर्फ सिंपल सी चीज इतनी समझ लेते हैं, अदरवाइज जो मार्केटिंग रिसर्च की जो बुक्स है उसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो ऑलमोस्ट उसका जो साइज है, बल्क जो है उसका, वो इक्वल है मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक्स के बराबर। ठीक है, तो ये मार्केटिंग रिसर्च बहुत वाइड सब्जेक्ट है हमारा, बहुत वाइडर टॉपिक है, बहुत इसमें फर्दर चीज़ें हैं एक एक चीज़ के अंदर, लेकिन हमारे टाइम के हिसाब से हर चीज़ की डिटेल में हम नहीं जा सकते। तो ब्रीफली डेटा एनालिसिस हमारा इतना है कि हमने डेटा जब हमारे पास आ गया तो उसे हमने इंटर करना है एक सूटेबल या जो भी डिजायर्ड हमारा डेटा बेस है उस फॉर्म में। अच्छा, एंटर करने के साथ साथ जो एवेनियस डेटा हमारे पास आया है, ऐसा एरर आया है कि जिसको हम क्लीन कर सकें, या अगर क्लीन वो ना हो सकता हो तो उसे हमने एक्सक्लूड कर देना है हमारे डेटा से।
लेट से कि एक पेशेंट ने अपनी एज लिखी है 456। अब या तो वो 45 होगा या 56 होगा, उसको इस हिसाब से देखना है। किसी पेशेंट ने या रिस्पोंडेंट ने अगर 20 क्वेश्चन से सिर्फ 10 के भर के और फोल्ड करके आपको दे दिया, आपने उसको उस टाइम पे नहीं देखा, वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिसाइड हम करेंगे कौन सा डेटा इंक्लूड होना है, कौन सा एक्सक्लूड होना है, और यहाँ पर फिर हमें बेनिफिट देगा जो हमने 15% इंक्लूड किया था हमारे सैंपल साइज कैलकुलेशन में। ठीक है। यूजुअली हम SPSS सॉफ्टवेयर के ऊपर इसकी एनालिसिस होती है। जिन लोगों की एक्सेस SPSS पे ना हो या यूज़ करना ना आता हो तो एक्सेल यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टेटा एक सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सॉफ्टवेयर्स की बेसिस पे फिर स्टेटिस्टिकल टेस्ट हमने डिटरमाइन करना है। डेटा की टाइप डिटरमाइन करने की, डेटा कौन सा है, नॉमिनल डेटा है, बाइनोमियल डेटा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की। उस डेटा की बेसिस पे टेस्ट डिसाइड करके फिर हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा जी, डेटा एनालिसिस हो गई। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया। अब हमने रिसर्च रिपोर्ट उसकी बना देनी है। ठीक है जी, रिसर्च रिपोर्ट हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म की आनी चाहिए, पिक्टोरियल फॉर्म की, जिसमें कि चीज़ें इजीली जो है वो विजुअलाइज की, डेटा को विजुअलाइज किया जा सके। ठीक जी, तो एक रिपोर्ट का जनरल फॉर्मेट, टाइटल पेज होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, आपको रिसर्च करने के लिए जिसने अथॉरिटी दी है उसका लेटर होगा, लेटर या मेमो ऑफ ट्रांसमिटर। ट्रांसमिटर उसको कहा जाता है जिसमें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा रिसर्च का। जो रिसर्च की ब्रीफ स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ जो रिसर्चर है जिसने रिसर्च कंडक्ट की है उसका इंट्रोडक्शन उसमें मौजूद होगा। यानी कि ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमीटर कनेक्ट करेगा रीडर को, रिपोर्ट के रीडर को रिपोर्ट के राइटर के साथ। अब अगर रिसर्चर ये रिपोर्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा है तो ये चीज़ कहलाएगी मेमो ऑफ ट्रांसमीटर। और अगर रिसर्चर किसी थर्ड पार्टी का है या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने रिसर्च की है जिसका कि वो खुद एम्प्लॉय नहीं है तो ये कहलाएगा लेटर ऑफ ट्रांसमीटर। चीज़ एक ही होगी, दो डिफरेंट उसके नाम है, मेमो ऑफ ट्रांसमीटर एंड लेटर ऑफ ट्रांसमीटर। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसके कई सैंपल्स भी मिल जाएंगे। और देन टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगी, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस बनेगी। जितनी इस तरह की इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं रिपोर्ट में, जितने ग्राफ्स बनाए गए हैं वो उनकी लिस्ट बनेगी। एक एग्जीक्यूटिव समरी या जिसको अल्टरनेटिवली हम एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं वो बनाई जाएगी। बॉडी में हमारे पास इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, क्या रिसर्च है, क्यों की गई है, किसके लिए की गई है, किस तरह की पॉपुलेशन पे की गई है, किस तरह का सैंपल लिया गया है, कौन सा सैंपल किस रीज़न की वजह से हमने लिया है, कन्वीनियंस लिया है तो क्यों कन्वीनियंस लिया है, स्ट्रेटिफाइड किया है तो क्यों स्ट्रेटिफाइड किया है, जोग्राफिकल कौन सी लोकेशंस के ऊपर किया गया है, डेटा कलेक्ट करने का मेथड क्या था, किस टाइम से किस टाइम तक कलेक्ट किया गया है, कितना सैंपल साइज बनवा था और रिजल्ट्स क्या आए हैं। किसी तरह की कोई लेकिंग अभी भी रिसर्च में रह गई है जिसको फर्दर आंसर करना चाहिए हमें नेक्स्ट स्टडीज में, वो लिमिटेशंस के सेशन में आ जाएगा। अपेंडिसेस और एंड नोट्स में जो हमारे लेट से के क्वेश्चन हमने बनाया था वो 5 पेजेस का क्वेश्चन है, वो एंड में लग जाएगा जो कि एज अ रेफरेंस के तौर पर चीज़ें काम आ रही होंगी। ठीक है जी, रिपोर्ट हमारे पास इस तरह पिक्टोरियल फॉर्म में, उसकी पिक्चर्स लाजमी बनेगी ग्राफिकल फॉर्म में ताकि डेटा इजीली विजुलाइज हो सके। जिस तरह से कि हमें हैव यू हर्ड ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स। ठीक है जी, ये इसका सैंपल साइज है। इसमें से ब्रांड बी के बारे में सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, देन ब्रांड डी के बारे में लोगों ने सुना है, फिर सी है, फिर एच है, एफ है। सबसे कम ब्रांड एल जो है इसके बारे में लोग नहीं जानते, कोई किसी ने नहीं सुना रिस्पोंडेंट्स ने इसके बारे में। ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स ब्रांड बी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, व्हेन यू थिंक अबाउट आउटडोर गियर प्रोडक्ट्स व्हाट ब्रांड कम्स टू योर माइंड। जब आप आउटडोर गियर प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो कौन सा ब्रांड आपके जहन में आता है। ठीक जी, लेट से कि आपसे कहा जाए कि जी जेंटामाइसिन, शुएब जेंटामाइसिन जेंटिक के नाम से आता है। जेंटिक के नाम से जो पहला ब्रांड आपके जहन में आया कौन सा आता है जी? तो ब्रांड बी, यहाँ पर भी ब्रांड बी आगे है।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसी हिसाब से सीक्वेंस भी वही चल रही है। अच्छा जी, टॉप 5 ब्रांडिंग थीम्स आपको कौन सी, विच ऑफ दीज एडवर्टाइजिंग थीम्स फिट बेस्ट टू ब्रांड डी? जो ब्रांड डी है, यानी कि अगर हमारा ब्रांड है तो उसकी जो डिफरेंट हमने थीम्स के थ्रू उसको प्रमोट किया हुआ है, तो उसमें से कौन सी थीम कस्टमर्स को जो है ज़्यादा बेहतर लगती है? ठीक है जी। अच्छा, एज ग्रुप वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी? कितने परसेंट जो है वो 25%, लेस देन 25 थे, कितने 35 से अबव थे? एज ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन एक पिक्चर में नजर आ गई, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ गई, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ गई। ठीक जी, तो यहाँ तक हम जो है वो क्लोज कर रहे हैं हमारे मार्केटिंग रिसर्च के टॉपिक। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूरे टॉपिक में? कहीं से भी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर टॉपिक से रिलेटेड सवाल तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है। आपने इंटरनल वैल्यूएशन में क्विज का ऑप्शन क्यों नहीं रखा? इंटरनल इवैल्यूएशन में क्विज का ऑप्शन क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके जी। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हैं, अगर आप ये इंश्योर करें कि आप डेट से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो उसका टाइम फ्रेम बनता है, उस टाइम फ्रेम में अगर आप उसको ऑप्ट करें तो मैं एक या दो क्विज करा लूंगा आपसे। पहली चीज तो ये। सर, क्योंकि क्विज में ये होता है कि पेपर की तैयारी भी साथ साथ हो जाती है, सर टाइम लेकिन फ्रेम ये बस ऐसा हो कि मैनेज कर सकें तो हम लोग पे एग्री कर सकते हैं। देखें, टाइम फ्रेम हर कोई मैनेज कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर उसका प्रेशर कितना है। लेट से कि अभी करंटली कराची में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कि यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाल के दिया हुआ है और उनके फाइनल एग्जामिनेशन भी उसी टाइम फ्रेम पर हुए हैं, घर बैठे भी और क्विज़ भी। उनको ये नोटिस निकाल के दिया हुआ है कि जनाब, डेटा आपकी जिम्मेदारी और लाइट भी आपकी जिम्मेदारी है। जब नोटिस निकल गया तो अब वो किसी भी तरह से कर लेते हैं और 100% उसमें पार्टिसिपेशन भी होती है, 100% उसके रिजल्ट्स भी होते हैं। सर हाफ एन आवर तक का तो हो सकता है ना? ये तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अगर 10 क्वेश्चन है मतलब तो ऑब्वियसली वो हाफ आवर पे नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा 12 मिनट पे जाएगा या 15 मिनट्स पे जाएगा। हाँ, 15 मिनट भी सर ठीक है, वो तो मतलब सही है, इतना लेकिन रेंज जो है कि 6 घंटे है कि एक दफा भी अटेम्प्ट कर लो 12 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन इस तरह की रेंज सेट हो जाए तो नहीं, इस तरह की रेंज पे भी फिर वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसकी क्वालिटी से। सर, क्योंकि बस ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन असाइनमेंट में बस ये होता है कि हम नंबर गेन कर लेते हैं, लेकिन फायदा वैसा कुछ नहीं होता। क्विज में ये होता है कि तैयारी हो जाती है। जी हाँ, ये बात तो ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में जो है आपको एक वो डमी क्विज़ेस करा दिए थे। यही सर मैंने। लास्ट टाइम में क्विज साथ में थी, लेकिन मेजोरिटी क्योंकि वो असाइनमेंट करना चाहते थे तो फिर असाइनमेंट ही हो गया। फिर बाद में सबको रियलाइज हुआ भी था कि क्विज कर लेते तो अच्छा होता। जी हाँ, तो आप देख लें, अब इसमें से प्रोबेबली जो हमारे 20 मार्क्स हैं इंटरनल इवैल्यूएशन के, उसमें से 10 मार्क्स तो चले जाएंगे मेरे अपने हाथ में, जो कि प्रोबेबली मैं आपको दूंगा बेस्ड ऑन द अटेंडेंस ऑफ द इंटरैक्टिव सेशंस। सर ये 10 बहुत ज्यादा नहीं है? जी, 10 ज़्यादा है तो कितना, एक नंबर होना चाहिए। नहीं सर सही है। नहीं सर, हम तो वैसे भी लेते ही हैं, मैं वैसे ही जनरल बोल रही हूँ। जी हाँ, तो बस, लेकिन अभी तक भी ये कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि एट द एंड इस पे डेटा किस तरह से एनालिसिस हो सकता है सर्टेन अटेंडेंस का। ओके सर, अगर आप 15 मिनट्स का कह रहे हैं तो शायद मतलब बोल के देखूंगी अगर क्लास में सबको ठीक लगा, वरना फिर असाइनमेंट ही कर लेंगे। देखें, इसका ये हो सकता है, एक मिनट में आपकी तरह अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ। जी जी, मैंने ये
अच्छा जी, प्याज 100 रुपए की 2.5 किलो। इसके मोहल्ले में इतनी सस्ती प्याज है भाई। जी भाई, तो ये हो सकता है जैसे हमने प्रीवियस सेमेस्टर में जो किया था, ऑनलाइन क्विज जो किया था, जो कि LMS पे हमने नहीं किया था बल्कि क्विजेस पे किया था, जिसकी के रिजल्ट कैलकुलेशन भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है। उस पे हो सकता है हम किसी सेशन के दौरान जो है, किसी सेशन जो हमने टाइम सेट किया हुआ होगा, उस सेशन के दौरान हम जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हमें 15 या 20 मिनट्स उसी के दौरान हम कर देंगे। अब ये नहीं मालूम कि शुएब साहब उस दिन ड्यूटी पे होंगे या क्या होगा। सर आप क्विज की टाइमिंग अपने हिसाब से रख लें, मैं अगर ड्यूटी होगी भी सर तो मैं इसको जो ना आगे पीछे कर दूंगा, अच्छा, क्योंकि क्लास जरूरी है सर, क्विज जरूरी है। अच्छा यार, बड़ी देर की मेहरबान आते आते हो। आज तो क्या मुझे करें? यकीन नहीं आ रहा कि आप मतलब, मुझे यकीन नहीं आ रहा किन लोगों से आज मेरा सामना हो गया। कांट बिलीव इट। अच्छा जी, तो और किसी का क्या ख्याल है भाई इस बारे में? 3 मिनट है हमारे पास इस सेशन में। सर क्विज वाला ऑप्शन सही रहेगा अगर हो जाए तो। अच्छा ठीक है, तो वो कैसा अगर ऑप्शन आप होएगा जो 15 मिनट्स का ही कह रहे हैं तो फिर तो ये कि सब मैनेज कर पाएंगे मेरे ख्याल में, इतना डाटा तो कर सकते हैं। जी हाँ, डेटा बिल्कुल हो सकता है, बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर विल होगी तो काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो यहाँ आप लोगों को में से जो सेशन कंडक्ट किए हैं, डेटा पे बहुत सी दफ़ा कंडक्ट किए हैं, 20-20 लोगों को कनेक्ट करके। तो इट मीन्स के 15 से 20 मिनट तक का डेटा और बैटरी, अगर लाइट नहीं भी है तो आप मोबाइल की बैटरी अरेंज करके वो मैनेज कर सकते यस सर। सर नंबर ऑफ क्विज कितने होंगे मिनिमम? मिनिमम 2 कर देंगे। ओके सर। मिनिमम 2 कर लेंगे, सर वो मैक्सिमम 3 आप कर देंगे। लेक्चर के हिसाब से देख लें, मतलब जितना लेक्चर है उसके हिसाब से देख लें कितना, अगर 2 है या 3 है। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन जो भी क्विज होगा भाई, जितना काम कवर हुआ होगा उतना ही होगा, उस पर कोई कमी ज्यादती जो है नहीं होगी। क्योंकि मेरा इस बारे में ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आपका सेमेस्टर क्लोज नहीं होता तब तक आपके टॉपिक्स जो है वो क्लोज नहीं होते। चाहे आपने 2 दफा जो है वो मिड टर्म दिया हो, कोई ट्राई टर्म दिया हो, कोई भी टर्म दिया हो, जब तक सेमेस्टर क्लोज नहीं है आपसे कभी भी पहले लेक्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है, आखिरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर किसी ने दोबारा, कितना का दे रहे हो? एक यूनिट में मेरे पास पड़ जाएगा 16,000 रुपए का। फिर क्या हो गया? 16,000 का तो नया मिलता है। शुएब भाई माइक तो ऑफ कर दो। ठीक है ना? सर आप छोटे छोटे क्विज ले लें और फिर उसके बाद एक ग्रैंड क्विज ले लें, क्योंकि अगर आप 2 क्विज इस तरह से करेंगे तो यानी कि एक तरीके से आधा सेमेस्टर और फिर आधा सेमेस्टर। अच्छा जी ठीक है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन मेरा होगा। बाकी सारी बातें मैंने आपकी मान ली, लेकिन वो एक बात जो मैं अपने पास रखता हूँ, अगर उस पर किसी ने फिर इस दफ़ा भी अगर किसी ने जिद की, अच्छा आप तो शायद नहीं थे, पिछली दफ़ा मॉर्निंग वालों ने जिद की थी, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलें जी। तो हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया इस सेशन में, और तो सेशन हम सर क्लोज वैसे कर। क्विज से आप 1 वीक पहले बता देंगे ना? जी मैं पहले बता मतलब दूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो हम सेशन क्लोज करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।